गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज। जो हम सांस लेते हैं, चाहे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो चाहे इंटरनल रेस्पिरेशन हो, उसके बाद जो है जो गैसेस होती हैं मोस्टली CO2 और ऑक्सीजन, उसका एक्सचेंज होता है, गैसेस का विनिमय होता है। और ये जो विनिमय होता है ये सिंपली एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं अभी, डिफ्यूजन, यानी कि विसरण का जो सिद्धांत है उसके अनुसार होता है। और विसरण जो होता है वो एक तो कुछ कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उनका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, यानी कि कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं यहाँ पर। तो गैस के मामले में वो पार्शियल प्रेशर आ जाता है, उसकी जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, और थिननेस जो है सरफेस एरिया का, जो उसकी मेम्ब्रेन है उसकी कितनी थिननेस है, इन सभी के ऊपर क्या होता है वो डिपेंड करता है। तो ये जो हम गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन और डिस्पोजेस ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और ये पार्शियल प्रेशर के अनुसार ये होता है। तो अब हम पार्शियल जो प्रेशर होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ाते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जिसको हम आंशिक दाब कहते हैं, वो किसी भी गैस के द्वारा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर जो उस गैस के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसे हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, अकेले उस गैस के द्वारा। जैसे कि भी मान लेते हैं कि हम जो सांस अंदर लेते हैं जो एयर होती है, तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये जो पार्शियल प्रेशर होता है, तो ये क्या होता है, कुल जो प्रेशर होता है वो तो सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर का जोड़ होता है, और इसकी वैल्यू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, समुद्र लेवल के ऊपर होती है, ठीक है। तो अब ये टोटल मिक्सर होता है, अब उस के अंदर से उस किसी गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है कि उस गैस के अंदर उसकी उसकी मात्रा कितनी है, उसके आधार पर क्या होता है वो डिपेंड करता है भी। तो हम इसके अंदर जैसे ये मान सकते हैं, जैसे कि 760 तो हमने कह दिया ये टोटल प्रेशर होता है। अब अगर आप मान लीजिए कि नाइट्रोजन का कितना होगा पार्शियल प्रेशर है, तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 79% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो 79% जो होती है इंटू 760, और इसको हम जब 100 से भाग करेंगे तो ये लगभग 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये पार्शियल प्रेशर जो है नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही ऑक्सीजन होती है। ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है हमारे जो एनवायरमेंट में है कितनी होती है, 21% होती है। तो जब इसको भी हम 21% का जो हम निकालते हैं 760 भाग में 100, तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 159, जिसको हमें 160 एवरेज मान लेते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये 160 मिलीमीटर की ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, किसमें 760 मिलीमीटर ऑफ टोटल जो प्रेशर होता है उसके अंदर होता है। और पार्शियल प्रेशर को हम, जैसे कि ऑक्सीजन का है तो इसे हम लिखेंगे PO2 लिखेंगे, CO2 का है तो PCO2। तो यहाँ पर जो P का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पार्शियल प्रेशर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखते हैं तो वो जो है हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04 होती है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही कम आता है पार्शियल प्रेशर 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो पार्शियल प्रेशर होता है या जो डिफ्यूजन होता है वो इसके अलावा और कई जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस होती है उनका डिफ्यूजन होता है। तो जैसे यहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर हो गया कि भी जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से, और जहाँ पर प्रेशर कम है उस साइड में क्या होता है इन मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये उनके एक सोलुबिलिटी कोफिशिएंट के ऊपर भी, कोई भी गैस अगर लिक्विड के अंदर अगर होता है तो वहां पर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द डिजोल्व्ड गैस कितनी कंसंट्रेशन है, और भाग में सोलुबिलिटी कोफिशिएंट। सोलुबिलिटी कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वो गैस उसमें कितनी उसकी अमाउंट डिजोल्व हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलुबिलिटी
कोफिशिएंट होते हैं। तो मतलब कंसंट्रेशन का इतना इसमें विशेष रोल अब नहीं रहा। अगर सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे कि हम ये मान ले कि ऑक्सीजन है, उसकी सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट जो है ऑक्सीजन का 0.024 होता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 0.757 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। कितना है, लगभग 20 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन की मात्रा में। और इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल, और अगर वो उसमें सोल्यूबल हो जाती है तो जो उसके फ्री मोलिक्यूल वहाँ पर नहीं मिलते हैं, और वो उनका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उतना ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर उसी कंसंट्रेशन के ऊपर जितने पर ऑक्सीजन की और CO2 की सेम है, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन की तुलना में 1/20 होता है, 1/20वां हिस्सा हो जाता है, क्योंकि ये उससे उतनी ज़्यादा क्या है, सोल्यूबल है उस इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये इनका एक सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करता है। तो नेट डिफ्यूजन जो होती है उसके ऊपर ये इसका जो मूवमेंट होता है ये वहाँ पर ये चलती रहती है। अब अगला जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर गैसेस, तो ये भी पार्शियल प्रेशर्स जो है उनकी वैल्यू है, और इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे कहाँ पर कितनी होती है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो होती है, टिश्यू में कितनी है ना, लंग्स के अंदर कितनी है, और जो ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, ब्लड आर्टरीज में फ्लो कर रहा है उसमें कितनी है, हम जो सांस बाहर से अंदर ले रहे हैं वहाँ पर, ये सब हमें कुछ डायग्राम में दिखाएंगे। तो ये तो पार्शियल प्रेशर आता है। अगला जो कारक फैक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, यानी कि एक्सचेंज के लिए जो होता है सरफेस एरिया भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो सरफेस एरिया जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये कहाँ होता है, हमारी लंग्स के अंदर होता है एक, और टिश्यूज के अंदर भी ये एक्सचेंज होता है। तो लंग्स के अंदर जो होती हैं एल्वोलाई, वैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ये आपको हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो एयर पैसेज भी होता है वहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद जो है, ठीक है ना, जो आगे जिसके हिस्से बनते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो होता है, और फिर वहाँ से एल्वुलस उसके साइड से निकलते हैं, फिर एल्वुलर डक्ट होती है, ठीक है, यहाँ से जो बनते हैं इनमें होता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कम होता है, और मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, एल्वोलाई जो होती हैं वहीं पर ही मोस्टली इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इसके अंदर जो है हम आपको इसमें एक डायग्राम और दिखाएंगे। यहाँ पर ये एक डायग्राम दिखाया गया है आपको कि इसके अंदर सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया जो है हमारे दोनों लंग्स के अंदर लगभग 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो जाता है। 70 दोनों का मतलब क्या हुआ है, 140 से इतना इतना ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर उनका लंग्स का जो होता है सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है ना भी। और नंबर ऑफ जो होती हैं, इसके अंदर जो आती हैं भी एल्वोलाई होती हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दिया अभी दोनों लंग्स के अंदर लगभग 480 मिलियन एल्वोलाई होते हैं। तो यहाँ पर हम एक लोब्यूल जो होता है लंग्स का जो एक अलग हिस्सा होता है, सेगमेंट होता है, उसको हम एक रेस्पिरेटरी यूनिट मानते हैं हमारे लंग्स की। तो वहाँ पर ये रेस्पिरेशन होता है। तो इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है सरफेस एरिया। तो भी सरफेस एरिया तो इनॉर्मस हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम जब सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर आपको एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी होती है, और उसके बारे में हम आपको भी पढ़ाते हैं, यानी कि थिननेस ऑफ द रेस्पिरेटरी एरिया, ठीक है। और थिननेस भी होती है और वो मॉइस्ट भी होना चाहिए। तो हमारी जो एल्वोलाई होती हैं उनके ऊपर भी एक प्रकार की वाटर की लेयर होती है। तो थिननेस बहुत ज़्यादा होती है हमारे अंदर, जो एल्वोलाई और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसकी थिननेस जो होती है सम एरियाज के अंदर तो 0.2 माइक्रोमीटर होती है, इतनी कम होती है, और एवरेज जो है 0.6 माइक्रोमीटर तक ये होती है। तो इसको हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन जो बनी है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आती है। ये जो है ये हमारी
क्या है, रेड ब्लड सेल आती हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ये ऐसी जो है ये कैपिलरीज फ्लो कर रही है, ये क्या है, ये कैपिलरीज वाला हिस्सा आता है इसके अंदर, ठीक है ना भी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी मेम्ब्रेन होती है, और ये जो अंदर है ये हमारी क्या है, एल्वोलाई है, ठीक है ना। तो ये एल्वोलाई दिखा रखी है, तो ये इसका एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये इस एल्वोलाई की ये क्या है, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर ये आधार होती है, उसके ऊपर ये एल्वोलर एपिथेलियल होता है, और इस एपिथेलियल के ऊपर इसमें फ्लूइड और सरफेक्टेंट होते हैं। और इसके लिए आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि इसमें दो प्रकार की सेल होती है, इसको हम न्यूमोसाइटिक सेल कहते हैं, 1 और 2। और ये जो न्यूमोसाइटिक सेल जो 2 होती है, इससे ये सरफेक्टेंट का स्रावन होता है, जो कि उसमें सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे कि जो एल्वोलाई होती हैं वो कोलैप्स से नहीं रहते, वो फैले हुए रहते हैं। तो ये इतनी लेयर है, तो यानी कि सिंपल सी आई, एक लेयर तो ये है एपिथेलियल बेसमेंट में, फिर एल्वोलर एपिथेलियम, और इसके ऊपर ये 3 लेयर हैं, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में ये जो जगह बचती है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर काफी लार्ज मात्रा में इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, इसमें फ्लूइड रहता है, और ये इसमें ब्लड की जो सप्लाई होती है बहुत ही ज्यादा होती है। आगे जो होता है ये हिस्सा जो है, ये ब्लड की कैपिलरी का एंडोथीलियम, जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये यहाँ पर जो ये गैस इसका जो एक्सचेंज होता है ये ऐसे होता है, तो ये डिफ्यूजन हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है, CO2 बाहर आती है। बाहर मतलब अंदर का मतलब क्या हुआ, ये एल्वोलाई है, ठीक है ना। तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो उससे बाहर निकल रही है, इसमें जा रही है, ब्लड में जा रही है, और ब्लड से CO2 कहाँ जा रही है, एल्वोलाई के अंदर जा रही है। तो ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी एरिया होता है। और इन जो ये सभी जो स्ट्रक्चर्स मिली हैं, क्या क्या नाम थे इनके भाई, एक तो इसका जैसे कि हम एल्वोलर की जो है एपिथेलियम आ गया, उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया, और उसका जो लिक्विड और सरफेक्टेंट जो होती हैं ये, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस आ गया, फिर जो कैपिलरी हैं उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, और कैपिलरी की एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है। तो कुल मिला कितनी होगी, ये 6 लेयर्स यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन संख्या में ये ज्यादा है, इनकी जो थिननेस है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि कितनी 0.2 माइक्रोमीटर होती है। और कुछ जगह पर अगर न्यूक्लियस आ जाता है, या यहाँ पर कुछ मैक्रोफेज आ जाती हैं, या कुछ सेल आ जाती हैं, तो थोड़ा बहुत एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसको हम एवरेज जो है 0.6 माइक्रोमीटर इतना एरिया है, यानी कि थिननेस है। तो जितनी थिननेस ज्यादा होगी उतना क्या होगा, डिफ्यूजन भी ज्यादा इसके अंदर ये होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया हो गया, उसकी थिकनेस और थिननेस मेम्ब्रेन की होगी, डिफ्यूजन का अंदर हो गया, और पार्शियल प्रेशर जो होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा। अब हम आपको गैसेस का जो एक्सचेंज है आगे दिखाते हैं। ये गैसेस के एक्सचेंज जो हैं 2 जगह पर हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक तो होता है लंग्स की अंदर आता है, जो कि ये एल्वोलाई में आता है, और एक अगला जो होता है वो हमारे ये जो टिश्यूज होते हैं यहाँ पर होता है। तो 2 जगह पर इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो लगभग साथ साथ होता है। जब ट्रांसपोर्ट होता है उसके साथ साथ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो आपको यहाँ पर ये थिननेस तो हर जगह उतनी रहेगी, कितनी थिननेस है, ठीक है ना, और उसका एरिया भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन अब हम ये पार्शियल प्रेशर जो होता है इन गैसेस का जो होता है वो वेरी करता है, कहाँ पर ज्यादा होता है कहाँ पर कम होता है। तो हम पहले जैसे कि लंग्स के अंदर इसके बारे में अध्ययन करते हैं, लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो हमने सांस एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं, तो उसके बाद जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है भी PCO2 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है एल्वोलाई के अंदर, और PO2 जो है 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इतना इसके अंदर जो है ये आता है। फिर ये हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट जो होता है इस ब्लड, अच्छा यहाँ से हार्ट से जो है विनस ब्लड जो है यहाँ से आता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज जब यहाँ से इन कैपिलरीज के पास ऐसे फ्लो करती हैं, तो ये ऐसे, तो जब ये यहाँ से फ्लो कर रही हैं तो आपको जैसे ये दिखा रखा है, इसमें जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, हार्ट में आया है, ये वीनस हार्ट है, ठीक है ना। तो इसको लंग्स के अंदर भेज रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो वीनस हार्ट के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ऑक्सीजन कितना है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब आपको यहाँ पर पता लग गया कि भाई एक तो कहाँ पर 105 है, ठीक है,
एलोलाई के अंदर तो, और यहाँ पर कितना है 40 है। और ऐसे ही वो जो CO2 का है ये 40 और यहाँ पर क्या होगा ये 45। अब आपको पता है कि हायर से लोअर में जाएंगी, तो जो ऑक्सीजन है वो एलोलाई से कहाँ जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर आ जाएंगी, और वहां पर जो CO2 थी वो CO2 अब हमारे एलोलाई के अंदर चली जाती है। ठीक है, और एलोलाई जो होती हैं ये जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये जो हवा है ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब हम हवा अंदर लेते हैं तो बाहर जो एनवायरमेंट में कितना है ऑक्सीजन का परसेंटेज 160, कितना होता है अभी 160 होता है, लेकिन वो यहाँ पर भी कुछ CO2 वगैरह होती है एलोलाई के अंदर भी, तो ये इसका प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है, इसलिए 105 बच जाता है ये। ठीक है, तो ये एलोलाई में हो गया, ये एक्सचेंज हुआ, तो ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा था, तो जो ये फ्लूइड यहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए जाता है ये ऐसे एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन आती है और CO2 यहाँ जाती है, तो उसके वजह से यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। ठीक है, पहले कितना था 45 था, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाता है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है भी, यहाँ पर कितना है 40 है, इसमें विनस जो ब्लड आया है हार्ट से जो पंप किया गया था लंग्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ एलोलाई में एक्सचेंज के बाद ये जो पल्मोनरी जो वेन है जिसमें अब कैसे ब्लड आ गया ऑक्सीजन जो ब्लड आ गया ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका 5/600 होता है। अब ये जो ब्लड है लंग्स हमारे हार्ट में गया, और हार्ट के किस भाग में गया, लेफ्ट पार्ट में गया। लेफ्ट पार्ट हम जानते हैं हार्ट का वो क्या करता है, वो उसको, अच्छा ये जो रेस्पिरेशन हुआ है यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कि लंग्स के अंदर हुआ है। ठीक है, अब अगली जो रेस्पिरेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि इसके बाद इसका एक वैसा और भी आएगा, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अंदर जाएगा सेल के अंदर और यहाँ पर ये आ जाता है। अब यहाँ आने के बाद जैसे कि आपको भाई यहाँ पर ये बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कितना है 100 और CO2 कितना है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो जब ये हमारे टिश्यूज के अंदर आते हैं, टिश्यूज में क्या होती है मेटाबॉलिज्म होती है, और उस मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है CO2 उत्पन्न होगी, तो जो CO2 है वापस उसका प्रेशर कितना आ गया 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि जो 45 है यहाँ से जो ब्लड जाएगा वही हार्ट उसको पंप करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो गई तो उसका कितना हो गया 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये जो यहाँ ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कितनी थी 100 और ये कितनी थी 40, तो अब क्या होगा ये ऑक्सीजन तो कहाँ जाएगी टिश्यूज के अंदर आ जाएगी, और यहाँ से CO2 कहाँ पहुँच जाएगी इस ब्लड के अंदर पहुँच जाएगी, यानी कि अब यहाँ पर CO2 कितनी हो जाएगी 45 और ऑक्सीजन कितनी होगी 40, तो ये टिश्यू लेवल के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ था, और यही जो ब्लड है फिर हमारे हार्ट में जाता है, किस पार्ट में जाएगा राइट पार्ट में जाएगा, और वहाँ से ओरिकल से वेंट्रिकल से होते हुए ये हमारे फेफड़ों में उसको इस बार कर दिया जाएगा। तो ये वही इस प्रकार जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो यानी कि ये ट्रांसपोर्ट भी और एक्सचेंज भी चलता रहता है, तो जहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर की जिस भी गैस का ज़्यादा है और जहाँ पर कम है तो ज़्यादा से कम की साइड में जो होता है इनका मूवमेंट होता है, एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, और ये टोटली जो है पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और हर जगह पार्शियल प्रेशर जो है उसकी वैल्यू वेरिएबल है, कहीं पर भी जो है इसकी पार्शियल प्रेशर के अंदर जो आती है उसकी वैल्यू एक सेम नहीं होती है, जब सेम हो जाती है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी क्या होता है वहाँ पर ये बंद हो जाता है। तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी, अगला टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।